अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इंतहाई बिल्स के हवाले से अवाम एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन को ये तक कह दिया है कि वो अपनी सरकारी नंबर प्लेट्स उतार लें ताकि उन पर वो आवाम के रद्दमल का शिकार ना हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा है कि हुकूमत एक अहम इजलास भी तलब किया हुआ है और उसमें क्या या ऑप्शंस हो सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई है कि जो ब्यूरोक्रेट्स को मराहत मिलती हैं या अफसरान को मिलती हैं या सियासतदानों को मिलती हैं वो कट शॉर्ट क्यों नहीं हो सकती, और जो मुफ्त बिजली बड़े बड़े अहदों पे लोगों को मिल रही है वही मुफ्त बिजली उनसे पैसे लेके आवाम को सस्ती बिजली क्यों नहीं दी जा सकती। इन तमाम नुकात पे बात करेंगे। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। आबिद सुलेरी साहब ये बताइएगा भी आवाम का गुस्सा किस तरह से ठंडा होगा, निगरान वज़ीर आज़म के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा, निगरान वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि कुछ ऑप्टिक्स किए जा सकें। जैसे कि कल पावर सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ग्रेड 17 से ऊपर वाले जो है मुलाजमीन बिजली तकसीम कार कंपनीज के उनकी फ्री बिजली उनसे वापस ले ली जाएगी और उनको, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहा गया कि जी उनको उसकी जगह फिक्स्ड अलाउंस दे दिया जाएगा, यानी उनको पैसे फिर भी मिल रहे होंगे। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि ये जो इजाफा हुआ है इसको थोड़ा स्टैगर्ड कर दिया जाए। ये जो बिल पे करने हैं, इन बिलों की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कर दी जाएं ताकि लोग जो हैं वो पे कर सकें। इसमें सारे जो मकसद था इजाफे का वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो था बिजली की तकसीम कार कंपनियों का और जो खसारा था उसका वो कम करना था। लेकिन अगर वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इतना टाइट हो जाए कि बजाय इसके कि रेवेन्यू में इजाफा हो, लोग बिल फाड़ना शुरू कर दें और एहतजाज करें और बिल जमा ही ना कराएं, तो वो तो उल्टी उसकी रिकवरी जो है वो कम हो जाएगी। तो उसकी एक ही सूरत है कि इसको बिलों को स्टैगर्ड कर दिया जाए, लेकिन इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह दिए जाने का कोई चांस नहीं है। जो तीसरी सूरत इसमें हो सकती है पॉसिबल रिलीफ की, वो इसमें तकरीबन 30% के करीब टैक्सेस और सरचार्ज बनते हैं। मसलन अगर बिजली का मीटर किसी कब्रिस्तान में भी लगा है, वो किसी मस्जिद में भी लगा है, तो उस पर भी टीवी लाइसेंस फी जो है वो लग के आ रही है। हर घर पे जो बिजली का बिल है उस पर एक एडवांस इनकम टैक्स भी लग रहा है, भले वो फाइलर है या नहीं, भले वो टैक्स नेट में सारफ आता है या नहीं आता। तो इस तरह के टैक्सेस जो हैं और जीएसटी है इस पर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अमेंड जो है वो किया जा सकता है। और चौथी जो सूरत है वो आईपीपीज के साथ निगोशिएट करना है, जो हमारी प्राइवेट बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, कि उनके जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है और उनके जो टैरिफ हैं वहाँ पे कुछ निगोशिएट हो सके, कोई डॉलर का रेट जो है वो फिक्स कर लिया जाए। तो ये 3-4 ऑप्शन है, लेकिन को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन इस वक्त कर नहीं पाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट, नोइंग के ये एक महदूद मुद्दत के लिए है। ठीक और है शायद जो सुलेर पावर साहब, आप सेक्टर काइंडली मेरे रिफॉर्म, साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब पहले आप भी अपनी ऑप्शंस बता दें कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, फिर मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौम को ये समझना चाहिए कि जहाँ आज खड़े हैं ये कोई 1 महीना 2 महीना या 6 महीने की कारकर्दगी नहीं है। ये कई दिहाइयों से जो हमने कलीदी फैसले नहीं किए उन्होंने हमें यहाँ ला खड़ा किया है। अब केयर टेकर्स एम्पावर्ड हैं, लॉन्गर टाइम के लिए हैं, सो कुछ काम कर सकते हैं। जो आज की मीटिंग हुई उसमें पावर डिवीजन को ये कहा गया है, वो कल तक चली गई है कि कोई लाइए कॉन्क्रीट मेजर्स एंड प्लान्स के जो जुलाई के बिल्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जा सके। अगर ये ऑप्शंस की एक सपोर्टिव रोल हमने प्ले करना हो बाहर से, तो वो यही है कि इनको स्टैगर किया जा सकता है, जीएसटी को हैंडल किया जा सकता है, इनकम टैक्स को, जो क्वार्टरली टैरिफ है उसको भी स्टैगर किया जा सकता है। पर याद रखिए कि ये सब चीज़ें जब आप करेंगे उससे पहले, कौम को बताने से पहले, मुझे माजरत के साथ ये कहना है कि आपको आईएमएफ से बात करनी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि कल भी उन आईएमएफ से सुबह इंगेज कीजिए, उनको बताइए कि ये इशू खड़ा हुआ है, इस इशू मैं को आपको हल यहाँ करना पे रोकती हूँ इसी पॉइंट पे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जब ये लोग गवर्नमेंट में थे तब तो ये लोग कह रहे थे कि अब सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है, डिफॉल्ट से बच गया। लेकिन आज उन्होंने एग्जैक्टली यही ट्वीट किया जो आप इस वक्त आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आईएमएफ को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये 1 माह पहले तक क्यों नहीं पता था, तब क्यों कमिट कर लिया था कि कर लेंगे, और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तो गुजारिश ये है
कि पाकिस्तान में कुछ ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है। एक क्वार्टरली टैरिफ की ये जो ₹5 वाली नई एडजस्टमेंट आई है ना, अभी जुलाई तो हैंडल करते हैं, वो आई इसलिए है कि जो क्वार्टर गुजर गया है उसमें उतने यूनिट्स नहीं इस्तेमाल हुए, उसमें जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ा हुआ आया और रुपए की कदर तब्दील हुई। गो टू द IMF एंड टेल देम दैट, और उनको कहिए कि आप बताएंगे इसका क्या सोल्यूशन है। अब चूंकि मैंने पाकिस्तान का कलीदी IMF का प्रोग्राम, जो कि ओनली प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, उसको मतलब रन करने में एक पिवटल रोल अदा किया था, इसलिए आई नो कि जब आप उनके पास जाएंगे ये लेकर और फिर उनको बताइए कि मुल्क में जब आपने 200 और 300 तक के जो यूनिट्स है ना, उनसे जो आपने थोड़ी सी अम्ब्रेला थी प्रोटेक्शन की, जिनको हम प्रोटेक्टेड कहते थे 200, वो उठा ली है। इट इज ऑल्सो कॉजिंग अ डिफिकल्टी। प्लस आपने तीसरी ये काम किया है कि आपने जब ₹7.5 बढ़ाया है, तो याद रखिए कि समर मंथ्स में एक यूनिट्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? मैं पंखे ऑन कर लेता हूं, मैं फ्रिज तेज कर देता हूं, मैं ज्यादा हर कमरे में पंखा ऑन कर लेता हूं। सो समर मंथ्स की बिलिंग भी ज्यादा आती है। जब ये सब चीजें हुई हैं तो मुल्क इज कम टू जिसे कहेंगे एक डिसरप्टिव स्टेट आ गई है। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि ये हो गया है, रजिस्टर हो गया है, लेट्स ऑल एक्ट मैच्योरली। इसके हल मौजूद हैं, मैंने तो कुछ आपके सामने रख दिया, मैं इससे आगे भी आपके के सामने रख सकता हूं कि IMF को ये भी बताइए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ 50 अरब की रद्दोबदल करना है, वो 50 अरब कहां से आएंगे ये भी मैं आपको बता सकता हूं। कुछ हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद होती हैं, एक GIDC के पैसे आने वाले हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ तो कीजिए, फिर ये तो तय कीजिए ना कि अब डिस्कोस की मैनेजमेंट को कुछ ठीक करना है। ये तो आपका काम है ना, IMF ने तो नहीं इसको करना। डिस्कोस की रिकवरी को बढ़ाने के लिए, लाइन लॉसेस को कम करने के लिए, उनकी जी एफिशिएंसी बिल्कुल। बढ़ाने नजीब के साहब लिए कुछ तो कीजिए। काइंडली रुकिएगा। आबिद सुलैही साहब, 500 बिलियन रुपीस की बिजली चोरी हुई है एक रिपोर्ट के मुताबिक। पे ख्वाजा साहब ने कहा कि 650 बिलियन रुपए की हुई है। लेकिन एक तो लाइन लॉसेस की बात नजीब साहब भी करें, लेकिन अगर IMF को अप्रोच करना है तो कन्विंसिंगली कैसे कर सकते हैं? और IMF जिसने ऑलरेडी तकरीबन आधा साल लगा दिया आपकी बात सुनने में, वो 1, 2, 3, 4 हफ्ते में आपकी बात क्यों सुनेगा? इस देखिए, अगर आप 12 जुलाई का जो IMF की प्रेस रिलीज थी उसको देखें तो जिन 4 चीज़ों पे IMF ने जोर दिया था, करेंसी, आपका जो इंटरेस्ट रेट है और रेवेन्यू, उसके साथ चौथी चीज़ जो थी एनर्जी रिफॉर्म्स थी। और उसमें हुकूमत ने, अगर आप लेटर ऑफ इंटेंट पढ़े तो एक बड़ी लंबी जो है वो कमिटमेंट्स की हैं कि किस तरीके से वो ये रिफॉर्म लेके आएंगे, बिजली चोरी का खात्मा कैसे होगा, कैसे वो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, किस तरीके से जो लॉसेस हैं उनको कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत को सॉल्यूशंस का पता नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि IMF जो है उसको मालूम नहीं कि हुकूमत जो है वो कर पा सकती है या नहीं कर पाएगी। लेकिन होता यही रहा है कि ये शौकत अजीज के ज़माने से जब उनके 2008 वाले इलेक्शन से तब से चीज़ें पेंडिंग होती सूरत यहाँ तक पहुँच गई कि अब गैस और बिजली को मिला के तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो खड़ा हो गया, जिसमें से 2.6 जो ट्रिलियन है वो तो सिर्फ बिजली का है। तो अब उसको आपको खत्म भी करना है, उसको कंटेन भी करना है। एक तो कमिटमेंट ये है कि आपको नया लॉस उसमें ऐड नहीं होने दिया जाएगा, और दूसरी कमिटमेंट ये है कि इसको 2023 वाले जो लेवल था पिछला माली साल, उससे कम किया जा रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली सारा फोकस अभी तक जो है हुकूमत का वो टैरिफ बढ़ाने पे है, वो सरचार्ज पे है। रिफॉर्म्स की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जब तक डिस्को को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, जब तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो बिजली चोर है उन पर आनी हाथ नहीं डाला जाएगा, तब तक ये शायद मसाइल जो है ये उस तरीके से हल नहीं हो पाएंगे। ठीक है खाका नजीब साहब, रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या हमें पहले ये बता दें कि IMF का हम अप्रोच करेंगे IMF को, और हम कितना वक्त इंतज़ार करेंगे IMF का, हमारे पास कितना मार्जिन है? और आप कह रहे हैं कि खुद से भी कुछ इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं, तो इसमें से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, क्या करेंगे? एक तो बात ये है कि आपको IMF से एंगेज किए बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को IMF की अम्ब्रेला नहीं छोड़ अच्छा, सकते। इस हवाले से हम इंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, जब तक आप IMF से डिस्कस ना कर लें, ये मेरी राय है। जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप IMF से जब तक बातचीत कर नहीं लेते,
ये ऑप्शंस किए जा सकते हैं। कुछ ये पुराना डेटा है वो अभी मौसूल हुआ है, ये नया क्वार्टरली टैरिफ उस डेटे की वजह से आ रहा है। मैं ये अप्रोच लूं अगर मैं फंड के पास जाऊं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करूं कि ये डेटा मेरे पास नहीं था, ये IMF के पास भी नहीं था, इस पे बात कीजिए। दूसरी ये है कि जो बढ़े हुए बिल हैं उसमें GST भी 18% हुआ, तो क्या 200 तक को प्रोटेक्टेड रखना ठीक स्ट्रैटेजी है? अब ये आपने कन्विंस करना है फंड को शॉर्ट टर्म में कि ये ठीक स्ट्रैटेजी है। ये मैं कहता हूं क्यों ठीक स्ट्रैटेजी है। आप उनको ये भी बता दीजिए कि दिल्ली में 200 तक के सारे बिल जो हैं उन्होंने उन पे एक कदगन लगाई हुई है, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे। 300 तक को भी संभालना है आपने। प्लस आपने ये भी देखना है कि आप जब ये कहेंगे कि अब मैंने अपनी डिस्कोर्स की मैनेजमेंट में ये इंप्रूवमेंट मैं साथ लेकर आ रहा हूं आपके पास कि मैं ये चीजें करूंगा, मैं अपने बोर्ड्स में ये करूंगा, मैं अपने CEOs की ये तब्दीली करूंगा, मैं NTDC में ये तब्दीली कर रहा हूं, देन द फंड विल गेट कन्विंस्ड कि यू आर रियली सीरियस अबाउट इट। पर ये तो हो गई एक बात, ये तो आपने करना ही करना है और अभी करना है। पर असल जो गुफ्तगू है वो तो ये है ना कि आपने कौम को और आपने IMF को और दुनिया को आज ये कहना है कि यार ये हालात बहुत बुरे हैं, बट इनको ठीक करने के जो कलीदी फैसले हैं ना, जो स्टोरी हमने लिखनी है, हम वो लिखने को तैयार हो गए हैं। उससे क्या मतलब है? अब आप कहेंगे लेकिन ये उस पर केयर टेकर यकीन हैं कौन क्या, करेगा ये सारी खाकान बातें। नजीब साहब? उस पर कितनी दफा बेचारे यकीन करें? देखिए ना, ये वही बात है कि मेरी क्रेडिबिलिटी स्टोरी की क्या होगी। क्या मैं ये कोई प्रेजेंट कर सकता हूं कि मैं अगले 3 साल में ये चीज प्राइवेटाइज करूंगा, मैं गारंटीड रिटर्न IPPs को नहीं दूंगा, मैं सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी और गैस में नहीं दूंगा, मैं टैरिफ का रिफॉर्म करने को तैयार हूं, मैं पाकिस्तान का जो डेट है IPPs का जो चाइना ने होल्ड किया हुआ है उसकी रीप्रोफाइलिंग करने को तैयार हूं, मैं पेट्रोल और डीजल की मार्केट को डीरेगुलेट करने को तैयार ठीक है, हूं, यहाँ पे एक मैं ब्रेक। हर कोर्ट को। जी वो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। में खुशामदीद जी। आबिद सुलेरी साहब, मार्च के महीने में पिछले साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक इजलास में नूर आलम खान साहब जब उनके चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था 16 से 22 ग्रेड के अफसरों का जो मुफ्त बिजली है वो ख़त्म कर दें, और ये पहले भी बहुत दफ़ा कहा जा चुका है कि मुफ्त बिजली ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसी तजावीज़ बिल्कुल कंसिडर नहीं होती, ये भी नहीं कंसिडर हुई। जाहिर है वो इसीलिए कंसिडर नहीं होती हैं कि जिन लोगों ने उन तजावीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है वही उसके मुतासरीन होते हैं और वही उसके बेनिफिशरी हैं, तो फिर इस तरह की तजावीज़ जो है वो नहीं होंगे। और अभी भी जैसा कि मैंने बताया कि कल पावर सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि जी अब हम ग्रेड 17 से ऊपर वाले ऑफिसर्स की फ्री बिजली ख़त्म करके उसकी जगह अलाउंस दे देंगे, तो अलाउंस भी तो टैक्स पेयर के पैसों से ही जा रहा है ना। यानी अगर मैं और आप हम तो अपने बिजली का बिल पूरा दे रहे हो और एक डिस्को के जो हैं जो ऑफिसर हैं उनको अलाउंस दिया जा रहा हो उनसे फ्री बिजली वापस लेके, तो बात तो वहीं रह गई, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो तो नहीं पड़ेगा। तो हमें इस वक्त पूरी कौम को ये रियलाइज़ करना है कि इस वक्त एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। IMF का प्रोग्राम जो है वो इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि अगर खुदा न खास्ता ये प्रोग्राम डीरेल होता है तो और आपके पास अगला प्रोग्राम नहीं आता तो जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने अदायगियाँ करनी है बैरून मुल्कों को, डॉलर की इतनी सीवियर शॉर्टेज होगी कि हम दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जा पहुंचेंगे। तो IMF को आप नाराज़ नहीं कर सकते। मैं खाकान साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें IMF को साथ लेके चलना है, उसका ट्रस्ट विन करना है और कोशिश करनी है कि हम बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर आवाम के साथ भी और IMF के साथ भी जो भी सोल्यूशन हो वो केयर टेकर हुकूमत को दोनों पार्टीज के सामने रखना होगा। और ये इसलिए रख सकते हैं कि इनका कोई पोलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई इनको इलेक्शन नहीं लड़ना या इनको जो है अपनी पोलिटिकल पॉपुलैरिटी खोने का डर नहीं है। लिहाजा ये बहुत सी चीज़ें IMF के साथ भी खुल के कह सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ये आवाम को भी एतमाद में लेके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे नूर आलम साहब ने भी जो सजेशन दी थी वो भी बाद में जाके प्रैक्टिकल नहीं हो सकी थी। और अभी वज़ीर आज़म ही कह रहे हैं जी मेरे कमरे कैसी बंद कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा अपने कपड़े बेच के चाहे मुझे पैसे लाने पड़े। ये नारे तो लग जाते हैं लेकिन बाद में होता तो नहीं है। कौन अपने कमरे कैसी बंद करवाएगा? मेरा ख्याल कि इससे फर्क पड़ता है कमरे के एसी बंद करने की बजाय अगर हम वो जो पिछली दोनों हुकूमतें जो हैं कोशिश कर रही थी कि मार्केट्स को जल्दी बंद करवा दे सबके लिए, या वो जो कोशिश कर रही थी कि
ये शादी घर और होटल और रेस्टोरेंट्स जो हैं इनको एक फिक्स टाइम पे बंद करवा दें, ताकि ये जो इंपोर्ट का बिल है ये थोड़ा सा आपका कम हो, डॉलर्स जो है ये थोड़े से सेव हो, बिजली जो है इस पर थोड़ी सी बचत जो है ये लाई जा सके। तो ये जब तक हम एक मिनहसिल कौम और एज ए सोसाइटी ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर पे, अगर वज़ीर आज़म ऐलान कर भी देते हैं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी को क्या पता होगा कि एसी वाकयातन बंद हुआ है या नहीं हुआ। जब तक कि आपके अगर बाज़ार सारी रात खुले रहते हैं और वहाँ पे कुमकुमे जो हैं और एसी जो हैं वो सारा दिन रात चलते रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। एज ए कौम समझना होगा कि इस वक्त हम IMF अम्ब्रेला में एक शॉर्ट पीरियड के लिए और उसके बाद हमें अगले 3 साल फिर IMF का एक प्रोग्राम विन करना है, और उसके लिए जो जो हम सेल्फ डिसिप्लिन जितना कर सकें फिजिकल साइड पे भी, एनर्जी साइड पे भी, वो हमारे ही हक में है। जी खाका नजीब साहब, जैसे आबिद सुलेरी साहब ने कहा कि अपने कमरे का एसी बंद नहीं करें बल्कि दुकानें जल्दी खोलें और शाम में बंद कर दें, और चाइना में और कुछ और ममालिक में भी ये प्रैक्टिस है कि आप सुबह सुबह काम करें और शाम तक बाज़ार वगैरह दुकानें वगैरह बंद कर दें। तो हमारे यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है इस इकदाम की, जो कि मोस्टली लोग प्रपोज करते हैं? इसलिए कि हमें ये भी बिलीव कराना है कि तर्ज अमल तो कौम को तब्दील करना पड़ेगा, तर्ज जिंदगी कौम को भी तब्दील करना पड़ेगा, कमर्शियल मार्केट से लेकर जो शॉपर्स हैं उन सबको भी तब्दील करना पड़ेगा, उनको तय करना पड़ेगा कि उनका एक बहुत की रोल है इस पूरी चीज को आगे लेके जाने तक। सो अगर ये नहीं तय करेंगे तो कैसे होगा? ऑस्टेरिटी मेजर जरूर लें, एक दिन दफ्तर कम करें, ट्रांसपोर्टेशन कम करें, कार पूलिंग करें, कमर्शियल मार्केट्स शाम को 6 बजे मगरिब के बाद ना बंद चलाएं, ये सब काम करें, इमरजेंसी डिक्लेयर करें। पर ये भी याद रखें, मैं आपके सामने एक बड़ा फ्रूट रखता हूं जो हैंगिंग है, जिसको आप तोड़ सकते हैं। 520 अरब रुपए का 2022 में आपने सही कहा था एक T&D का लॉस है डिस्कोस को। आज हुकूमत और अथॉरिटीज उस चीज के पीछे जाएं। मैं समझता हूं कि ये इनका दिया हुआ लॉस नहीं है, ये इनका किया हुआ काम नहीं है, बट एज डॉक्टर आबिद राइटली सेड कि इनका एजेंडा जो है वो एपॉलिटिकल है, प्रोफेशनल है। गो आफ्टर दैट, मेक दोस चेंजेस। वो हैं 520 अरब में से 100 अरब बचा लें, 200 अरब बचा लें। दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट दैट यू हैव टुडे। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आज जो पहली नशिस्त हुई है वो एक जिसे कहेंगे इनिशिएशन है टुवर्ड्स अ वेरी सॉलिड शॉर्ट टर्म एज वेल एज अ लॉन्ग टर्म थिंग। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि कौम थोड़ा सा एतमाद करे, कल तक वेट करे, लेट्स सी देम, इंस्टेड कि हम पूरे मुल्क में एक जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी को आगे की तरफ लेकर जाएं। पर फंड में रहते हुए ऑप्शंस हमारे पास ये हैं जो मैंने कहे हैं, बट ये उनके साथ डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। हमें मुल्क को स्टेबलाइज्ड रखना है ऑन दी एक्सटर्नल सेक्टर। इस वक्त ये बोझ ज्यादा है लोगों पर। कलीदी फैसले करेंगे तो 3 साल में इंशाल्लाह ये सेक्टर डिफरेंट भी दिखाई देना शुरू करेगा। एक मिसाल देता हूं, के इलेक्ट्रिक अगर हमारे पास होती ना, तो आप यकीन करें मैडम कि ये जो 520 अरब का नुकसान है ये 720 अरब होता। आपने उसको नहीं रखा तो जो उसका T&D का लॉस है वो आपके जिम्मे नहीं है, वो उस शेयर होल्डर के जिम्मे है जिसकी वो ओनरशिप में है। ये बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एंड कॉम को अब आगे इसी तरफ बढ़ना है। एंड आई एम रियली होपिंग कि हम ये एजेंडा जो है आने वाले दिनों सालों में क्रिएट कर पाएंगे। और आपको लगता है कि अब हमें इस गवर्नमेंट पे थोड़ा यकीन कर लेना चाहिए? देखिए, हमें मिनासुल कौम ये करना चाहिए कि उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया है जो इस वक्त तकलीफ में है। अब रिस्पांस इक्वली गुड आना चाहिए फ्रॉम दी सेटअप दैट वी हैव, व्हिच एज यू नो एवरीवन इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब हैज सेड इज अ प्रोफेशनल सेटअप। और उसके बगैर चारा कोई नहीं है। इनको वाइडर कंसल्टेशन करनी चाहिए और डिसाइसिवली एक्ट करना चाहिए आफ्टर टेकिंग द फंड and the World Bank in confidence, because World Bank पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल पे कर्जे भी दिए हुए है और करीब से देखता भी है, बट IMF इज दी कलीदी का रोल है। बट एक 3 साल का फ्रेमवर्क भी बनाना शुरू करना जो है वो भी बहुत जरूरी हो गया है। उसके बगैर भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, एक और जाविये से जी एग्जैक्टली कि अगर फ्रेमवर्क बना देंगे तो क्रेडिबिलिटी अचीव करने में भी आसानी होगी, कि एटलीस्ट लोगों को यकीन आ जाएगा कि इन्होंने एक रोड मैप तय कर लिया, इन्हें पता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे करनी है। आबिद सुलेरी साहब, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है तरक्याती प्रोग्राम और नेशनल
ह्यूमन राइट्स की जानिब से 2021 की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो जागीरदार, सियासी कायदीन, सरकारी अहदों पे फाइज बड़े लोग पाकिस्तान की मईशत से 17 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफी खर्च का बायस बनते हैं, जो उनको मराद दी हुई हैं। और इवन अगर सिर्फ एक हाई कोर्ट की जज की आपको इन्फॉर्मेशन दें तो वो उनका घर मुफ्त है, उनके घर का किराया मुफ्त है, उनके बिजली का बिल मुफ्त है, उनके सरकारी गाड़ी, उनका तेल मुफ्त है, बल्कि उनको 65,000 रुपीज़ वैसे भी माहाना खर्च करने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पैसे कैसे रोकें, इन पैसों का होल्ड कैसे आएगा? देखिए, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट थी जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने एलीट कैप्चर का जिक्र किया था। और ये एलीट कैप्चर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के जो एक इंटरनल जो खतरात हैं उनमें एक बड़ा खतरा जो है वो हैव और हैव नॉट के दरमियान जो कशमकश है कि एक ग्रुप वो है थोड़ा सा जिसके पास बहुत कुछ है, और एक मेजॉरिटी है जो कि अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है उससे भी महरूम है। तो ये जो इन दोनों के दरमियान में एक टेंशन और एक तनाव है, ये सोसाइटीज़ का जो स्टेबिलिटी है ये उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये यकीनन हमारे अपने मुफाद में है, अगर हम मिनहासुल कौम आगे जाना चाहते हैं कि इस तफावत को, इस तरह जो है गैर मुनसिफाना डिस्पैरिटी को रोका जा सके, और ये जो शाहाना मुराद जो कि कॉलोनियल जो इरा है उसकी यादगारें हैं उनको किसी तरीके से हम कम कर सके। लेकिन अगेन ये शायद एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एजेंडा है, ये रातों रात नहीं होगा। इस वक्त जो हम कर सकते हैं, जो फौरी तौर पे करने वाले काम है वो आपके दो तीन है। आपके पास जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक ब्लैक होल है, उसको फिल करना है। हमारा जो पेंशन जो कि कहीं पे वो फंड नहीं की जाती हैं, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं की जाती हैं, डायरेक्टली वो फाइनेंस बिल में होती हैं, उसकी को प्रोविजन डालनी है कि 800 अरब रुपए की पेंशन को हम कहाँ से सेविंग करेंगे। और बल्कि सुरेश साहब, मुझे आपका एक इंटरव्यू याद है कि जिसमें आपने एक बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमारा डिफेंस बजट उसमें भी कुछ, उसको भी माजी में कम किया है। ऐसी आपने एक बड़ी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैं चाहती हूँ आप वो दोहराएं अगर आपको मुनासिब समझे तो। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कीजिएगा। प्रोग्राम में खुशामदीद जी। सुलेरी साहब प्लीज़। जी, सबसे ज़्यादा जो किसी ज़माने में तनकीद की जाती थी वो होता था डिफेंस बजट, लेकिन अब तो डिफेंस बजट जो है वो माजी का किस्सा बन के रह गया। अब तो आपका सबसे बड़ा जो खर्चा है बजट में वो आपका कर्ज़ों की अदायगी है, और कर्जे इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि जो मैंने अभी बात कर रहा था आपके साथ दूसरे सेगमेंट में कि एलीट कैप्चर या जो हमारे ब्लैक होल्स हैं इकोनॉमी में, इनको फिल करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और अगर आप डिफेंस बजट को देखते हैं तो उसकी एक मेजर जो चंक है वो डॉलर्स में इंपोर्ट है, जो कि हमें अपने जो टैक्टिकल वेपन्स हैं उनको अपग्रेड करना होता है अपने रीजनल पीयर्स के हवाले से। लेकिन अगर आप डॉलर्स में उस डिफेंस बजट को देखें तो उसमें हर साल कमी आ रही है जो रुपये की डेप्रिसिएशन को देखते हुए। तो लॉ एंड जो ऑर्डर सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है रीजन की, अगर उसके मुताबिक देखें तो डिफेंस बजट एक्चुअली उसमें कमी आ रही है, क्योंकि उसका एक मेजर चंक जो है वो डॉलर्स में पे होता है। ठीक है खाकान नजीब साहब यही जी जो है मेरा ख्याल है कि तकलीफ जो है वो बाकी इदारों को भी करना चाहिए कि हम अपने जो बजट्स हैं उनको कंटेन कर सकें। जी बिल्कुल। खाकान नजीब साहब, आपको याद होगा कि जब साबका गवर्नमेंट ने अपना आखिरी बजट पास किया तो उस पर IMF की रिजर्वेशन तो बार बार आ रही थी, दो दफ़ा बजट की एक्सप्लेनेशन ये लोग दे रहे थे। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हुकूमत का एक्सपेंडिचर तो कम नहीं किया आपने। तो अब क्या जी, ये बात आपकी बहुत वजन रखती है। मैं पहले हमेशा कहता था, आज से चंद साल पहले, कि पाकिस्तान का जो पेंशन का बजट 250 अरब रुपया है वो बढ़ के 500-600 हो जाएगा। आई वॉज रॉन्ग। जब मैंने इस साल का बजट देखा तो वो 801 अरब रुपया हो गया। आपकी इस बात में बहुत वजन है। पाकिस्तान का जो पहला रिफॉर्म इस वक्त होना चाहिए वो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म है। एक बहुत अच्छी किताब लिखी है वर्ल्ड बैंक ने, किताब कहें या पर्चा कहें, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है कि कैसे पाकिस्तान तकरीबन 3-4% ऑफ GDP इसको कम कर सकता है। सब्सिडी का रिफॉर्म, पेंशन्स का रिफॉर्म,
वेजेस का रिफॉर्म, जो सब्जेक्ट्स हमारे नहीं है उसका रिफॉर्म। आपने बहुत कलीदी बात सामने रखी है, और मैं समझता हूँ कि अब वक्त ये भी आ गया है कि आने वाले 2-3 सालों में हम अपने एक्सपेंडिचर का बढ़ना जो है उसको संभालें। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके बढ़ने को हम संभालेंगे, जो इसकी बढ़ने की शरह है उसको कंट्रोल करेंगे। डेट रीप्रोफाइलिंग से जो बहुत बड़ा चंक 7.5-8 हज़ार अरब रुपए का जा रहा है हमारी डेट सर्विसिंग में, उसको संभालेंगे। और दूसरी तरफ भी आपको देखना पड़ेगा कि 8.5-9% टैक्स टू जीडीपी पे मुल्क नहीं चलेगा। अब वो वक्त आ गया है कि इन्वेस्टमेंट भी लाएं, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी भी ठीक करें। देखिए, पाकिस्तान हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी का पोटेंशियल है वो तो 12 से 15% का है। पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंपोर्टेड जो एफडीआई से है, जो बाहर की रकूम से है, वो $1.5 अरब था पिछले साल। ये तो नहीं है ना पोटेंशियल। पाकिस्तान का 5-7 अरब डॉलर का पोटेंशियल माइंस, मिनरल्स, आईटी, इन सब चीज़ों में है। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, अगर आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उससे भी एफडीआई आएगी। आरएलएनजी पावर प्लांट्स हैं, बाकी आपके पास चीज़ें हैं जो आप ऑफलोड कर सकते हैं मार्केट में, शेयर्स हैं ओजीडीसीएल, और एक और चीज़ पे भी मैं चाह रही हूँ आप दोनों का रिस्पांस लूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस पर बात करें। उन्होंने कहा है कि जी रिलीफ दें, 200 यूनिट से बढ़ा के 300 यूनिट करने चाहिए, आईएमएफ को अप्रोच करें। इस पर खैर हम पहले बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर फाटा बलूचिस्तान से 200 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली की जो कीमत है वो रिकवर ही नहीं होती है, और 70 से 80% बिजली चोरी होती है बड़े शहरों में। तो ये जो सूबों से रिकवरी है, ये इसमें क्या इसमें से कोऑर्डिनेशन कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे केयर टेकर सेटअप है। अगर ये सेंटर में रिफॉर्म्स भी करते हैं तो ये जो सूबों की कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा, आपको पता है कि जब इमरान खान के दौर में वहाँ के वज़ीर खास खजाना ने स्टैंड ले लिया था, नहीं देंगे हम सरप्लस आपको। ये कोऑर्डिनेशन अब स्मूथ रहेगी? देखिए बतूल, उसके लिए तो डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन है और डिस्कोस का जो प्रोविंशलाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो जो है, डिस्को सम्राट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तकसीम कार कंपनीज, कंपनियां जो कि बिजली तकसीम कर रही हैं, बेच रही हैं। तो अगर वो रिकवरी नहीं कर पा रही हैं तो उसकी वजह उनके मैनेजमेंट की वीकनेस भी है, उसकी वजह जो है वो सिस्टम की खराबियां भी हैं, और उसकी वजह यह है कि जिस सूबे में वो बिजली तकसीम हो रही है उस सूबे की सेहत पे, उसकी जो फाइनेंशियल एलोकेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो जो कंपनी है वो बिल वसूल करे या ना करे। तो अगर हम इसको प्रोविंशियलाइज करें और उसको प्राइवेट करें तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी सारा जो इम्पैक्ट है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जो रिकवरी है ये बहुत बेहतर हो जाएगी। जी, योर लास्ट कमेंट ऑन इट नजीब साहब, इसी पे। आई थिंक कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली एक प्लान सोचकर जो हमारी स्टोरी हो वो लिखनी शुरू करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे भी, पाकिस्तान की एसओईज को ठीक करने पे भी, पाकिस्तान की ग्रोथ की स्ट्रैटेजी जो कि पाकिस्तान की इनोवेशन और पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड हो, और स्टेट का रोल जो है उसको कम करें, लाइटर रेगुलेशन रखें, पॉलिसी स्टेट से बनवाएं, और एक कॉम्पिटेंस लेवल सारी जो हमारे कलीदी अदारे हैं उनमें बिल्ड करें, डिविजन्स में बिल्ड करें, और 3 से 5 साल का एक ऐसा फ्रेमवर्क रखें, आईएमएफ को साइड पे लेके चलें, अपना फ्रेमवर्क रखें, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी कोई उम्मीद का नैरेटिव क्रिएट हो कि वाकई पाकिस्तान दुनिया को भी बता रहा है कि यार वी आर सीरियस टू डू वन थिंग, हमारे बेसिक्स जो हैं हम उनको करेक्ट करने जा रहे हैं। आई थिंक ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।